पेज नंबर बताएं, कौन सा पेज नंबर है? उठा लेती। ये आपको नजर आ रहा है, ये प्लास्टिक एनीमिया के ना क्लिनिकल फीचर्स है या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात, क्लिनिकल मतलब जो बंदा बीमार हो, उसको प्लास्टिक एनीमिया हो तो उसको क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिर साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, ये सारी बात एक ही है। अब इसमें क्या क्या था, इसमें देखिए, एक तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, पहली पहली बात ये। आप इस तरह पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट बना देना है। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स काउंट, एक पॉइंट। दूसरा, हेमरेजिक स्पॉट्स इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर हेमरेजिक स्पॉट्स बन जाते हैं। आप हेमरेजिक की जगह रेड कलर के स्पॉट्स भी लिख सकते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, जब आपको ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर लाल कलर के धब्बे बन जाते हैं। और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? ये जो हमारे मुंह में अंदर सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कवर की हुई है मेम्ब्रेन, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। वहां पर रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके अलावा आपको क्या होता है, जो आपके दांत है, मसूड़े, उधर से खून आना शुरू हो जाता है और नाक से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, गम्स क्या है, आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नाक से खून बहना, नक्सीर, ये गर्मियों में अक्सर बच्चों को होती है, आपके नाक से खून जो निकलता है। ठीक है, तो एपिस्टेक्सिस इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, नाक से खून आना। इसके अलावा आप देखें, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। अब इस तरह इसको पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना, आप जैसे इनके नाम लिखने हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, स्पॉट्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स। जस्ट आपने ये नाम लिखने हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में मैंने आपसे कहा था प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा खून है उसमें तीन तरह के सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, वो जो सांस है वो हवा है, ऑक्सीजन है, वो पूरी बॉडी में हमारे रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम है डिफेंसिव फंक्शन। क्या होता है, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमें कोई बुखार हो जाता है, कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उस इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं हमें, मतलब सेहत स्ट्रॉन्गर बनाते हैं किसी बीमारी के खिलाफ। फिर आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉट बनाते हैं। क्लॉट किसे कहते हैं, खून को जमाना। जब भी आपको कोई कट लगे या एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपकी बॉडी पे बहुत सारा कट लग जाए तो थोड़ी देर खून बहेगा, उसके बाद बहना रुक जाएगा। आप इसी तरह देखें, किसी जग में सुराख हो तो वो, जब तक आप सुराख बंद नहीं करेंगे वहां से पानी बहना बंद नहीं होगा। लेकिन ब्लड पे, आपकी बाजू पे जब कट लगेगा तो थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो जाए, चाहे आप उसको पट्टी करो या ना करो। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का काम है कि खून को जमा देना, जहां पर जरूरत हो, जैसे कट लगा है तो वहां पर वो खून को जमा देगा। इस तरह जमाएगा कि जिस जगह पे कट लगा है, सुराख हुआ है, वहां से खून बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, यहाँ वर्ड यूज हुआ है थ्रम्बो, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, थ्रम्बोसाइट क्यों कहते हैं, थ्रम्बस कहते हैं क्लॉट को, क्लॉट खून का जमना, खून का लोथड़ा। ठीक है, खून के लोथड़े को थ्रम्बस कहते हैं, जो चीज बनाए उसको थ्रम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में, मतलब साइंसदानों ने जो प्लेटलेट्स का नाम दिया है वो है थ्रम्बोसाइट। अगर प्लेटलेट्स की या थ्रम्बोसाइट की हमारे ब्लड में कमी हो जाए तो इसको थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं।
ऐसी बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाए उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ को यही बीमारी हुई थी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स का उन्होंने कहा था लेवल बहुत कम है जिसकी वजह से हमें उन्हें इधर लेके जाना है। हालांकि अगर जिस बंदे का प्लेटलेट्स का लेवल बहुत ज्यादा कम हो वो बचता नहीं है, मर जाता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन वो जो बहाना बनाकर उसको लेकर गए थे वो यही था कि उनका प्लेटलेट्स लेवल बहुत कम हो गया। ठीक है, प्लेटलेट लेवल जहाँ कम हो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और इस कंडीशन में आपके नाक से और खून बहता रहता है, कहीं भी कट लगे या ना लगे खून जमता नहीं है, खून ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है जिसका प्लेटलेट लेवल बहुत कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मैंने ट्रीटमेंट का पूछा था कि ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। उसमें आपने ट्रांसफ्यूजन देनी है। एक तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल की कमी हुई थी सिम्टम्स में आपने देखा तो रेड ब्लड सेल्स की एक बोतल दे देनी है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन दे देनी है। फिर आपको प्लेटलेट्स की कमी हुई, यहाँ पर इसमें मैनिफेस्टेशन में दिखा हुआ है देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो आपने क्या देना है, प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन दे देनी। इसी तरह नीचे ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया है। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो इन तीनों टाइप्स की जो ब्लड की कमी हो जाए उनको ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो क्या करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट की एक ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट को रेड ब्लड सेल की ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन और ग्रेन्युलोसाइट की ट्रांसफ्यूजन देंगे। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आपको पता है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, ये बोन मैरो में बनते हैं, हड्डियों के गूदे में। अब ऐसा बंदा जिसका हड्डियों का गूदा नहीं है या सही से काम नहीं कर रहा तो क्या करते हैं, उसका वो गूदा रिप्लेस करके जिस नॉर्मल बंदे का गूदा अंदर डाल देते हैं। ये क्या होता है, वो जो हड्डियों का गूदा होता है वो नए रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये बाकी सारे सेल बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में ये आ गया। और इसके अलावा द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाए पेशेंट को तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से रोकता है हमें। जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, तो आपको बुखार बहुत जल्दी होगा, आपको बैक्टीरिया या कोई भी चीज थोड़ी सी आपके अंदर गई तो इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी है, वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर सकेंगे। तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टीरॉइड्स देते हैं अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया ए प्लास्टिक एनीमिया, लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसमें आपकी जो स्किन है, जिल्द के ऊपर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। हेमरेजिक स्पॉट्स नाम याद नहीं होता तो आपने कहना रेड कलर के स्पॉट्स। ठीक है, रेड कलर स्पॉट्स फॉर्म्ड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर दूसरा पॉइंट आपने लिखना है डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल काउंट। तीसरा पॉइंट लिखना है ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। चौथा पॉइंट लिखना है आपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पांचवा पॉइंट लिखना है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज। एपिस्टेक्सिस काट ले, आपको याद नहीं होता नहीं करना, आपने लिखना है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एक ये हो गया स्टेप, हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर आपने ट्रीटमेंट में जाना है। हाँ, अल्सर बन जाता है। दूसरा, स्टमक में आपकी जो यहाँ पर होती है इसोफिगस जो है आपका, ओरल कैविटी यही है ना, इसोफिगस आ जाता है, उसमें आपका अल्सर बन जाता है। अल्सर मैंने क्या कहा था, सुराख हो जाता है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हट जाती है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में फिर आपने ये पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना, ट्रीटमेंट की हेडिंग देनी है। नंबर 1 लिखना है ट्रांसफ्यूजन ऑफ रेड ब्लड सेल, नंबर 2 ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट, नंबर 3 ट्रांसफ्यूजन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, नंबर 4 बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, नंबर 5 एंटीबायोटिक्स, नंबर 6 स्टीरॉइड। ये इसका ट्रीटमेंट है। ये जस्ट आपने इनमें नाम लिखने हैं, आपने हेडिंग देनी है और इन सब के नाम लिखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मैंने आपको बताया था। मेगालोब्लास्टिक, मेगा जो वर्ड है यहाँ पर, मेगा इसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, मेगा इवेंट होता है, आप लोग न्यूज देखें या टीवी वगैरह पे वो कहते हैं मेगा इवेंट होने वाला है, मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मतलब ये होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट पहले बनता है जब वो जवान होता है, मतलब छोटा होता है रेड ब्लड सेल्स, उसको एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। जब एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, वो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता कि रेड ब्लड सेल्स को इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट कहते हैं। जैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसी तरह रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जब बोन मैरो से बने छोटे हों तो उनको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। जब रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाए साइज में, तो उनको एरिथ्रोसाइट कहेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? इरिथ्रोसाइट और इरिथ्रोब्लास्ट में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो साइंटिफिक नेम है उनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो से जब रेड ब्लड सेल बनता है तो वो छोटा होता है, उसको तब हम इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। जब वो बड़ा होता है 5-6 दिन 10-12 दिन के बाद तो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो इरिथ्रोब्लास्ट है उसका जो छोटा साइज होता है उससे वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा इरिथ्रोब्लास्ट का साइज जितना नॉर्मल होता है उससे बड़ा हो जाता है। इस तरह के एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। आम सी वर्डिंग में रेड ब्लड सेल्स का जितना नॉर्मल साइज है उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज 2 सेंटीमीटर है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल का 10 सेंटीमीटर साइज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर इतना साइज है, 10 सेंटीमीटर इतना साइज है, इतना बड़ा जो साइज होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड में हमारे जो वेसल्स है वो तो छोटी होती हैं, उनमें स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से और रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते, उनकी कमी हो जाती है और इस तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी कम हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली एनीमिया है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, इसमें ये होता है डेफिशिएंसी तो हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, किस वजह से हो रही है कि रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, नॉर्मल इतना है, जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इस एनीमिया को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया आपको? जो समझ ना आए आपने दोबारा पूछना है, बार बार पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की 2 रीजन है कि ये क्यों होता है, क्या वजह है कि हमारे जो सेल्स हैं उनका इस तरह जो साइज है छोटे से इस तरह एकदम बड़ा हो जाता है। इसकी 2 रीजन है, एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, दूसरा क्या है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। यहाँ पर देखिए, लैक ऑफ विटामिन B12 एंड डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन B12 विटामिन है जो कि नेसेसरी होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, और साथ में फोलिक एसिड भी। जब फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स का ये जो नॉर्मल साइज होता है इससे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या रीजन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कि विटामिन B12 ये नजर आ रहा है आपको और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, और इस तरह के एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रिंसिक फैक्टर का बताती हूँ। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है और क्या कराता है, उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, वो आगे इसका रोल है। जब हम खाना खाते हैं, ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन B12 हो। विटामिन B12 पता है किसमें होता है? चिकन में होता है, एग में होता है, पालक में होता है। ठीक है, और पता नहीं किस चीज में, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर, मतलब ऐसा खाना, फूड, ऐसी ऐसी खुराक जिसके अंदर विटामिन B12 हो, हमने खाई, वो हमारे स्टमक में गया। ठीक है, अब विटामिन B12 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होना होता है। ठीक है, इसकी जो जगह है अब्सॉर्ब होने की वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ओरल कैविटी इसोफिगस से स्टमक में आता है, स्टमक में जो विटामिन B12 होता है जिस खाने में, वो क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही विटामिन B12 आता है ये स्टमक में यहाँ पर सेल्स होते हैं, उनको सिग्नल देता है कि विटामिन B12 आ गया। कौन से ये सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं पेराइटल सेल। स्टमक में सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पेराइटल सेल्स। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, याद नहीं करना आपने, आगे आएगा आपका दोबारा आपको समझ आ जाएगी, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर विटामिन B12 हो, वो खाना जब हमारे मैदे में जाता है तो वो क्या करता है, वो विटामिन B12 हमारे मैदे को सिग्नल देता है कि विटामिन B12 आ चुका है। तो हमारा मैदा यहाँ से उसके सेल्स हैं पेराइटल सेल्स, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं क्या, IF। IF क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये नजर आ रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे ही विटामिन B12 स्टमक में आता है तो स्टमक एक फैक्टर रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ मिल जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12। ठीक है, ये जब इसके साथ मिलता है तो क्या करता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाता है। ठीक है, यहाँ पर खाना खाया हमने, ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन B12 ज्यादा है। ठीक है,
वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो वो खाना जो है जिसमें विटामिन B12 है वो हमारे पेट को सिग्नल देता है कि आपने क्या करना है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करना है। हमारा स्टमक जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, IF। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिल गए, ये मिलने के बाद किसमें आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जो विटामिन B12 होता है इसने अब्सॉर्ब होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्सॉर्ब मतलब जज़ब होना है। ठीक है, तो जज़ब होना है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या होगा, जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ नहीं होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ सकेगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा ये यहाँ पर नहीं आएगा और विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं होगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर इसको लेकर आएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आप देखो सेपरेट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए मैंने एक ही सर्कल बनाया है, यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर अलग हो गया, विटामिन B12 सेपरेट हो गया। अब जो विटामिन B12 है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्मॉल छोटी जो आंत है वो इसको जज़ब कर लेगी, बाकी खाली रह जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोबारा बाहर से निकल जाएगा और फीसिस से और यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत कब है, जस्ट विटामिन B12 को यहाँ तक ले आने में और जज़ब करवाने में मदद करता है। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 जो मैदे में है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ सकेगा और जज़ब भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। मैंने पूछना है ये वाली बात जो मैंने अभी बताई है आप लोगों को, कि जब हम खाना खाएं ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन B12 हो। ठीक है, विटामिन B12 की क्यों बात कर रही हूँ, ये जो अभी हमने एनीमिया पढ़ा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसकी दो वजह है। वो क्यों होता है एनीमिया, एक तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कहते हैं कमी की वजह से। दूसरा होता है किस वजह से, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, खाना हम खा रहे हैं विटामिन B12 वाला लेकिन हम खाना जज़ब नहीं हो रहा। क्यों जज़ब नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक से रिलीज ना हो तो क्या होगा, यहाँ से विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। जो खाना खाएंगे जिसके अंदर विटामिन B12 हो वो क्या जाएगा स्टमक में, ये सिग्नल देगा पेट को, पेट क्या रिलीज करेगा हमारा स्टमक, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का, ये मैदे से छोटी आंत में आएगा। जब ये छोटी आंत में आएगा जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वहां पर इंट्रिंसिक फैक्टर अलहदा हो गया और देखिए विटामिन B12 अलहदा हो गया। इसका काम था यहाँ तक इसको पहुंचाना इंट्रिंसिक फैक्टर का, विटामिन B12 को स्टमक से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ दोबारा विटामिन B12 आ गया, अब ये यहाँ छोटी आंत में जज़ब होकर खून में चला जाएगा। ठीक है, वहां जाकर रेड ब्लड सेल्स में जाके मिलेगा और वहां हीमोग्लोबिन बनेगी और रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। विटामिन B12 जज़ब ना हो तो क्या हो जाएगा, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। यहाँ मैंने बताया है विटामिन B12 की कमी हो जाए तो कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। समझ आइए ये बात आप लोगों को, ये आगे इन्होंने यही बतानी है इंट्रिंसिक फैक्टर वाली बात। ये देखिए इन्होंने कहा हुआ है देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दो वजह से होता है। वन इज काज्ड बाय, काज्ड मतलब वजह, कौन सी है, लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी की वजह से। दूसरा क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तब भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, अब इन्होंने ना ये बताया हुआ है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, कमी क्यों होती है। उसमें पहला ये है इनएडिकेट इंटेक ऑफ डाइट, ऐसा खाना ना खाना जिसके अंदर विटामिन B12 है। मैंने आपसे कहा कि पालक जो होती है, चिकन है, बीफ है, एग है, इसके अंदर विटामिन B12 ज्यादा है। अगर आप ऐसा खाना ना खाएं तो आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तो एक ये रीजन है ऐसा खाना खाना ना खाना। ठीक है, इनएडिकेट मतलब होता है कम खाना, इनटेक खाना ऑफ डाइट। ठीक है, तो इनएडिकेट कम खाना, ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन B12 ज्यादा हो वो कम खाओगे तो क्या होगा, विटामिन B12 कम जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, पहली पहली क्या वजह है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की,
कि ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन बी 12 वो आप नहीं खा रहे काफी अरसे से, ठीक है, फास्ट फूड खा रहे हैं आप, ऐसे गद्दे खाने खा रहे हैं, लेकिन ऐसा सेहतमंद खाना नहीं खा रहे जिसके अंदर विटामिन बी 12 है। अब आप ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो विटामिन बी 12 तो नहीं जाएगा स्टमक में, तो इस वजह से भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। दूसरा है इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन, वो यही बात हो गई। विटामिन बी 12 तो आप खा रहे हैं, आप हर खाना ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है विटामिन बी 12 है, वो आपके स्टमक में तो जाता है लेकिन अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी फिर रीजन है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक में पैदा नहीं होता तो तब विटामिन बी 12 जितना भी खाने में आप लें आपका जज़ब नहीं होगा, तो आपका क्या काम, ठीक है। पहला तो आप खाना ही वो ना खाएं जिसके अंदर विटामिन बी 12 हो, तो आपको विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप विटामिन बी 12 ले रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, रोजाना ही ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन बी 12 है, विटामिन बी 12 आपके स्टमक में भी जा रहा है लेकिन जज़ब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर जब तक नहीं होगा खाना जज़ब, खाने के अंदर जो विटामिन बी 12 है वो जज़ब नहीं होगा। क्लियर है, किसी को ये बात समझ नहीं आती तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आ गई है सबको। इंट्रिंसिक फैक्टर का थोड़ा सा देख लें 2 मिनट तक, या फिर अटेंडेंस रजिस्टर ले आए, वही ना, फिर उसकी मेडिसिन देनी पड़ती है। कभी कभी ऐसे होता है इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो रहा होता है लेकिन वो विटामिन बी 12 के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा होता, उसको कैरी करके नहीं जाता। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी बताइए, नीचे रीजन नजर आ रही है आपको, गैस्ट्रेक्टोमी और ये 3 वजह है जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता। ये ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी।